तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी? तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। दोस्तों इसमें बोला है कि कोई भी धनराशि को पता करना है कि वो धनराशि क्या थी। तो हम मान लेते हैं वो धनराशि क्या थी, P। मान लेते हैं धनराशि वो P थी, ठीक है। इसके बाद इसी धनराशि को 7.5% के दर पे 4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। तो इस पे कितना ब्याज बनेगा, यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। ब्याज का फार्मूला होता है, आपको पता होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसी धनराशि को 7.5% पर ही 5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, ठीक ना। तो इन्होंने बोला कि अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से ये 3 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में, ये खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.3P। और यहाँ से इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें 25 या 75 4, तो ये हो जाएगा 1.5P/4। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और इसमें देखते हैं कि दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 375 रुपये, क्योंकि इतना ही अधिक प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। आपको पता होगा कि I2 पहले क्यों लिखें, कि I2 जो होगा I1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये 5 साल के लिए है और ये पहला वाला 4 साल के लिए ही है। घटाएंगे इसमें से, लघुत्तम 4 हो जाएगा हमारा, और ये 1.5P हो जाएगा, और ये 1.2P के लगभग होगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग माइनस करेंगे, 5 में से 2 गए 3, और ये 0.3P/4 हो जाएंगे। दोस्तों इसने बोला है कि इनका जो अंतर है यानी अधिक होता, कितना अधिक होता, 375 रुपये। फिर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। इसके बाद P के लिए सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे तो 0 गायब हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसको कट कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 5 15, ठीक। तो जब 0 गायब हो गया तो ये 10 भी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि 10 का हमने गुणा कर दिया तो ये 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 1250, 1250 में 4 का गुणा करेंगे तो होगा 4 0 0, 4 5 20, 4 दूनी के 8 2 10, 4 का 4 1 5, मतलब वो जो राशि होगी 5000 रुपये होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 5000 ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, तो सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है, पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान जो है 4 किलोग्राम है। हमने ऐसे लिख लिया 4 किलोग्राम। ये भी स्थिर अवस्था में है, चल नहीं रही है, ठीक ना। तो इस पर हमने निरंतर बल लगा दिया, माने बल को हमने निरंतर लगा दिया, और जैसे ही हमने इस पर निरंतर बल लगाया तो इसमें गति आ जाती है। गति क्या आ जाती है, आप देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ जाती है इसके अंदर। इन्होंने बोला है कि बताइए बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, ये जो वस्तु थी
जब इसमें कोई बल नहीं लग रहा था तो इसकी गति कितनी थी, 0 थी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही हमने इस पे बल लगाया तो इसमें एक स्पीड आ गई जिसको हम लोग बोलेंगे फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड हो जाएगी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसने बोला कि बताओ कि इस बल के द्वारा कितना कार्य किया गया। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। दोस्तों इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², ठीक ना। तो इसमें हम यही सूत्र लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, 2 बार इसको चेक कर लेंगे। एक बार शुरू के लिए, बिगिनिंग के लिए चेक करेंगे काइनेटिक एनर्जी पहले क्या थी, क्योंकि 0 की स्पीड पे क्या थी, तो सूत्र होता है ½ mv²। लेकिन यहाँ पे भी जो था u था प्रारंभिक में, वैल्यू पुट करेंगे। मास कितना है इसका, 4 किलोग्राम। कुल मिला जुला के 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 जूल हो जाएगा। यानी पहली स्थिति में 0 जूल था, ठीक है। अभी दूसरी स्थिति में जब हमने उस पर बल लगाया तो देखते हैं कितनी ऊर्जा बनती है। द्रव्यमान इसका कितना है, 4 किलोग्राम। वेलोसिटी इसमें 5² आ गई, यहाँ से ये कट जाएगा और ये 25 चौका 1 मिनट, 25 दूनी के 50 हो जाएगा, 50 जूल। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं डेल्टा के ई, तो हो जाएगा ke2 माइनस ke1। मतलब बाद वाली जो काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हुई और पहले वाली काइनेटिक एनर्जी में कितना अंतर है, इसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो हो जाएगा 50 माइनस 0, 50 जूल। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 जूल। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। तो चलिए इसको हम लोग रफ कर देते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा है 2 पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। जब टंकी 1/12 भाग भरी हुई थी तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। देखिए इसमें 2 पाइप जो है ये टंकी को भर रही है और एक तीसरा पाइप है जो टंकी को खाली कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो मान लेते हैं पहली टंकी ए है और दूसरी टंकी बी है और जो खाली करने वाली टंकी है वो सी है। यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। दोस्तों मान लेते हैं हम यहाँ पे कि पहला पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है और तीसरा पाइप सी है। ए बी पाइप जो है भरने वाले हैं, इसको प्लस से दिखा देंगे, और तीसरी पाइप जो इसको खाली कर रही है इस टंकी को, इसे हम लोग माइनस से दिखा देंगे। तो अब यहाँ पे लिखते हैं पहला जो पाइप है किसी टंकी को 3 घंटा में भर सकता है, दूसरा 4 घंटा में भर सकता है और तीसरा जो है वो 8 घंटा में खाली कर सकता है। तो ऐसे सवाल कब बन जाएंगे, ऐसे सवाल बनाना बहुत आसान होता है। बस आपको करना क्या होता है, आपको लघुत्तम निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो बताइए लघुत्तम इसका कितना होगा। लघुत्तम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो बड़ा संख्या है उसी का पहाड़ा पड़ते हैं और देखते हैं कि ये बाकी सबसे विभाजित है कि नहीं। तो विभाजित होगा तो वही उसका लघुत्तम हो जाएगा। जैसे 8 × 8, 8 दूनी के 16, 8 3 के 24, तो 24 सबसे विभाजित है, तो यहाँ पे 24 मेरा लघुत्तम हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आता है ना लघुत्तम लेने के बाद, यही हमारा टोटल वर्क होता है, पूरा कार्य होता है ये। मतलब हमें इतना काम करना है, माने 24 यूनिट हमें काम करने हैं। अब ध्यान देना, सबसे पहला काम ये 3 घंटे में भरता है, तो 24/3 करेंगे तो क्या होगा, 8 यूनिट। मतलब 1 घंटे में ये कितना भरेगा, 1 घंटा में कितना भरेगा, 8 यूनिट भरेगा। ये कितना भरेगा, 6 यूनिट, 4 × 6 = 24, और ये 3 यूनिट खाली कर देगा, ठीक है, 3 यूनिट खाली कर देगा। इन्होंने बोला है कि टंकी 1/12 भरी हुई थी, 24 यूनिट पे टंकी पूरी भर जाती है। 24 यूनिट पे ये टंकी जो है इसकी कैपेसिटी 24 यूनिट की है, 24 यूनिट पे ये पूरी भर जाती है। तो इन्होंने बोला है कि ये टंकी जो है ना 1/12 भाग ही भरी हुई है, 1/12
12 भागी भरी हुई, मतलब ये कितना भरी हुई है, तो 1/12 और 24, मतलब ये जो टंकी है 2 यूनिट भरी हुई है। कितना भरी हुई है? 2 यूनिट भरी हुई है। तो बचा हुआ कितना भी खाली है, तो देखिए दोस्तों इसमें 24 में से 2 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 22 यूनिट, माने 22 यूनिट भी हमको भरना है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन तीनों टंकियों को चालू कर दिया। तो 1 घंटे, देखो तीनों एक साथ खोले गए हैं, तो तीनों जब एक साथ खोले गए हैं मतलब ये 1 घंटा में 11 यूनिट ही भर पाएंगे, है ना। तीनों एक साथ खोले गए हैं, तीनों एक साथ काम करेंगे, 8 14, 14 में से 3 गया 11 यूनिट, मतलब 11 यूनिट 1 घंटा में ये खाली करेंगे। और बचा कितना है हमारा? 22 यूनिट। तो इसको भरने में कितना समय लग जाएगा, लिखेंगे 22 यूनिट था और 1 घंटे में 11 यूनिट, ऐसे भी आप कर सकते हो। 1 घंटे में अगर 11 यूनिट भर रहे हैं तो इसको 22 भरना है, तो 2 का अगर गुणा करते हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 घंटा और ये हो जाएगा 22 यूनिट, ठीक है। तो 2 घंटे का समय लग जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 11 से भाग दे दोगे तो कुल मिला जुला के 2 घंटा का समय इस टंकी को भरने में लग जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पहला वाला सही है, ऑप्शन पहला वाला सही है, ठीक है। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। इसमें दिया है नीचे दिए गए चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है। नीचे के चित्रों में से सही चित्र को समाविष्ट करने वाले चित्र का अध्ययन करें। आपको यह बताना है, यहाँ पे जो 4 आकृति दिख रही है, इन चारों आकृति में से ये वाली आकृति आ रही है। ये ऊपर जो आकृति दी हुई है ना, ये आकृति इन चारों में किसी में छिपी हुई है। आपको उसको ढूंढना है कि ये किस में है। तो पहले वाले में देखा जाए तो पहले वाले में तो नहीं दिख रही है। यहाँ पे दूसरा वाला को आप देखें तो दूसरा वाला में क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है ओडिशा को अधिकतर ब्लैंक है के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, भूकंप, चक्रवाती वर्षा और बूंदाबांदी। तो जाहिर सी बात है उड़ीसा समुद्र के किनारे है, तो ऑप्शन होगा चक्रवात। ये चक्रवात से ही वहाँ पे बहुत अधिक आपदाएं आती हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर होगा एंटोनी एल लेवोजियर। दोस्तों इन्होंने क्या किया था ना, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया हुआ था और इसके साथ साथ निरंतर अनुपात का नियम दिया हुआ था। इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दिया है यदि 3x² धन ax धन 4 व्यंजक x-5 द्वारा पूर्णतया विभाज्य हो तो a का मान कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। आइए इसको हम लोग लगाते हैं। इससे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेंगे। दोस्तों इन्होंने बोला है कि व्यंजक x-5 द्वारा ये पूर्णतः विभाज्य है, तो a का मान कितना होगा। तो अगर ये विभाज्य है तो इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो ये 0 के बराबर होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इसमें हम लोग x की जगह पे 5 लिख देंगे और जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 5 रहेगा। 5 स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 और प्लस 4, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5a धन 4, ये हो जाएगा 75, 5a धन 4, पूरा जोड़ देंगे तो 79 हो जाएगा और ये 5 है। दोस्तों क्या करेंगे, ये जो है इसको हम लोग 0 मान लेंगे, तो ये जो पूरा 0 हो जाएगा इसको इधर कर देते हैं, तो ये -5a हो जाएगा। a के लिए सॉल्व करेंगे तो 79 बटे -5 होगा, कटा देते हैं। 5 से कम 5, 2 बच गया, 5 5 25, 4 बचा और 5 8 40, माइनस में है, माइनस में आंसर हो जाएगा इसका। तो a का मान कितना आ जाएगा,
-15.8। तो इसका ऑप्शन 3 नंबर सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, दी गई छवि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में किसी एक में सन्निहित है, बताइए कि प्रश्न छवि इन 4 विकल्पों में से किस में छिपी हुई है। तो प्रश्नाकृति ऐसा दिया हुआ है और आपके सामने ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं कि किस आकृति में ये छिपा हुआ है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है और आकृति हमारी कुछ ऐसी है। पहला वाला ऑप्शन देखा जाए तो पहला वाला ऑप्शन में ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा वाला भी चेक करते हैं, दूसरा वाला भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कुछ इस प्रकार का बन रहा है। तीसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं आप ना, तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है आपको कुछ इस प्रकार का है। ये वाली आकृति हमें ढूंढनी है। आप देख रहे होंगे ये पूरा आपको मिला और इधर से ये मिला। ठीक है, तो हमें ये आकृति ऑप्शन नंबर 3 में मिल जा रही है। ठीक ना, लेकिन वही अगर 4 विकल्प की बात करें तो 4 विकल्प में हमें ये लाइन नहीं मिल पा रही है, तो 3 वाला हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसको मिटा देता हूं। निम्नलिखित को हल करिए। ऐसे क्वेश्चन को हमें मुंहजबानी कोशिश करनी चाहिए सॉल्व करने की। ठीक है, तो इनमें कुछ बोर्डमास का नियम लगता है। बोर्डमास का नियम क्या होता है? BODMAS। पहले हम लोग कोष्टक को तोड़ते हैं, ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, अगर नहीं तो ऑफ को तोड़ेंगे, ब्रैकेट के बाद किसको तोड़ेंगे? ऑफ, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? इसके बाद डिवीजन होता है। डिवीजन मतलब भाग को तोड़ते हैं, भाग के बाद इसके बाद गुणा करते हैं, गुणा के बाद जोड़ करते हैं, जोड़ के बाद घटाना करते हैं। ठीक है, यही इनका नियम होता है कि पहले कोष्टक और ये सारा काम करते हैं। तो हम भी इसी बोर्डमास का ही नियम इसमें लगाएंगे। तो ये रेलवे के एग्जाम में एक बार जरूर पूछ जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है -1/4, -45, -96। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट तो बहुत सारा ब्रैकेट है। इन ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? पहले वो जो डंडा ब्रैकेट होता है, डंडा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग। डंडा के बाद ये देखिए आप छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। इसके बाद ये मंझला कोष्टक को तोड़ते हैं, करली ब्रैकेट, और इसके बाद बिग ब्रैकेट को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग छोटे ब्रैकेट पे चलते हैं, क्योंकि छोटा ब्रैकेट ही है हमारा, क्योंकि छोटा ब्रैकेट हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको अभी नोट करेंगे हम। ये जैसे ही टूट जाएगा ना, तो ये प्लस में 96 हो जाएगा, और ये टूटेगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसको भी वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि भाग और माइनस का कोई रिलेशन नहीं होता। दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसका इसमें भाग दे देंगे। 3 बार में जाएगा, 32 दिया 96, माइनस आके माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। इसके बाद माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, जुड़ जाएगा। और यहाँ पे गुणा का साइन होगा, कुछ नहीं है तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा -48। इसके बाद यहाँ से -12 बार में ये कट जाएगा, तो उत्तर आएगा इसका -12 और प्लस इसका माइनस। तो माइनस और माइनस मिला क्या हो जाएंगे? 12, प्लस में हो जाएंगे, माइनस और माइनस मिला के हो जाएंगे प्लस, तो इसका उत्तर आ जाएगा 12। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि मतलब आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ है। ऑप्शन में 4 ठो है, समतल उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो जैसा आपको मालूम होगा कि हमारा जो छवि बन रहा है, क्या बन रहा है, वो हमसे छोटा बन रहा है। तो हमसे छोटा बन रहा है तो क्या समतल उत्तल दर्पण होगा या अवतल समतल उत्तल? उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमारी जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से क्या बनती है, छोटी बनती है। तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दीवार बना सकता है जबकि एक विध्वंसक 14 घंटे में उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। जमीनी स्तर पर दोनों बिल्डर और विध्वंसक एक साथ काम करने लग गए, लेकिन 7 घंटे बाद विध्वंसक बाहर निकल गया। दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितना समय घंटों में लगा? तो यहाँ पे देखते हैं कि एक बिल्डर है, ऐसे इसका पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा ये। मान लीजिए बिल्डर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं और ये दीवार को बना सकता है 10 घंटे में। और एक विध्वंसक है, विध्वंसक को हम लोग बी से दिखा देते हैं, माइनस कर देते हैं क्योंकि ये दीवार को गिरा रहा है। ये दीवार को 14 घंटे में गिरा देता है, यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। तो इसका आपको लघुत्तम निकालना होगा। तो टेबल पढ़ेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पाँचे 70। ये हो जाएगा हमारा लघुत्तम, क्योंकि 10 से विभाजित है ये। तो भाग देते हैं इसमें हम लोग, 10 आते 70, 14 पाँचे 70, ये -5 हो जाएगा। माइनस को दिखा रहे हैं जस्ट इसको कि ये जो है ना हमें माइनस करना है क्योंकि ये दीवार को गिरा रहा है। 70 हमारा टोटल काम हो गया, टोटल वर्क है ये हमारा। और ये इसकी इफिशियंसी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? क्षमता, कार्य क्षमता। ठीक है। तो होता क्या है, इन्होंने बोला है कि ये दोनों काम करना शुरू कर दिए। तो 1 घंटे में एक साथ काम करना शुरू किए ना, तो 1 घंटे में ये कितना काम करेंगे दोनों मिला करके, ए और बी। 7 में से 5 घट जाएगा तो 2 यूनिट काम करेंगे। और काम पूरा कितना करना था? 7 यूनिट। ठीक है। एक तो गिरा ही रहा है तो 2 यूनिट काम होगा इसमें, पूरे कंप्लीट करने हैं 70 यूनिट। तो 1 घंटे में सिर्फ 2 यूनिट की ही दीवार बन पाएगी। ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि 7 घंटे के बाद विध्वंसक किसमें से निकल जाता है। तो देखते हैं 7 घंटे में कितना काम होता है। वर्क डन इन 7 घंटा, तो 1 घंटा में 2 यूनिट, तो 7 घंटे में 14 यूनिट का काम होगा। ठीक। अभी कितना यूनिट बचा हुआ है निकाल लेते हैं यहाँ से। 10 में से 4 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 56 यूनिट अभी काम बचा हुआ है। तो जब विध्वंसक निकल गया तो काम कौन करेगा? ए करेगा। यानी 56 यूनिट का काम जो है ए करेगा। कितने की इफिशियंसी से करेगा? 7 की इफिशियंसी से करेगा। आप यहां से ऐसे कर सकते हो कि अगर ए 1 घंटे में 7 यूनिट 1 घंटे में 7 यूनिट दीवार बना दे रहा है, तो 56 यूनिट भरने के लिए, तो 56 यूनिट का पूरा दीवार बनाने के लिए इसे कितना घंटा लगेगा? ठीक है। तो 56 बनाने के लिए इसमें 8 का गुणा कर दें, तो इधर भी 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 56 यूनिट कंप्लीट, और ये हो जाएगा हमारा 8 घंटा। 1 मिनट, ये इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि आगे क्या दिया हुआ है, दीवार का निर्माण करने के लिए कुल कितना समय घंटों में लगा। तो ये तो बात है कि ए जो लेता है वो 8 घंटा ले लेता है। ठीक है। और इससे पहले ए और बी दोनों मिलके कितने घंटे काम किए हुए हैं? 7 घंटे काम किए हुए हैं मिल करके। 7 घंटे के बाद ही विध्वंसक छोड़ के चला था, तो पूरा कितना घंटा लग गया? 15 घंटा। तो 15 घंटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। एक वृत्त पर एक दूसरे पर 75 डिग्री का कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की एक जोड़ी खींचने के लिए यह आवश्यक है कि स्पर्श रेखाओं को वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए जिनके बीच का कोण है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। एक वृत्त बनाएंगे
ठीक। तो स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, टेंजेंट ऐसे दो टेंजेंट गई हुई हैं जिसको स्पर्श रेखा हम लोग कहते हैं हिंदी में, और ये जाकर के जहाँ पे मिल रही है वो 75 डिग्री हो रहा है, वहाँ पे 75 डिग्री हो रहा है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जहाँ से त्रिज्या बन रही है इन स्पर्श रेखा के अंत तक इसको मिलाया जाता है, एक इधर बनेगी और एक इधर त्रिज्या बनेगी। इनका नाम रख देते हैं ए बी और सी, इधर हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला है कि त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर खींचा जाए तो जिनके बीच कोण है, ये कोण हमसे पूछ रहे हैं। देखने में तो आपको लग रहा होगा कि 180 डिग्री का है, लेकिन 180 का नहीं है। इस प्रकार का फिगर है दोस्तों, ठीक है। तो ये एंगल हमें निकालना है। तो आपको नियम पता होगा कि किसी भी सर्कल के दोनों तरफ अगर स्पर्श रेखा टच कर रही है तो वहां से केंद्र से अगर कोई भी लाइन खींच करके उसके आंतरिक बिंदु से मिलाते हैं तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इधर भी 90 का बनेगा, ऊपर भी 90 का बनेगा। कहने का मतलब ए और सी दोनों आपस में बराबर है, तो ये एंगल आपस में बराबर हो गए, ये हो गया और ये हो गया। मतलब एंगल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। तरह ये 4 साइड का एक क्लोज फिगर हमें मिल गया। तो आपको मालूम होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी और प्लस में 75 डिग्री, ये 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बंद फिगर है। यहाँ पर रखते हैं एंगल ए 90 डिग्री, एंगल ओ पता नहीं, एंगल सी है 90 डिग्री और ये हो जाएगा 75। सबको जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, एंगल ओ में धन करेंगे और देखिए 5 हो जाएगा और ये 9 9 18 18 7 25 360। यहाँ इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गया 1, तो आ जाएगा हमारा एंगल हो 105 डिग्री। तो 105 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, यदि cot पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 तो cosec पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसको हम लोग अभी देखते हैं कैसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 17। बोला है cot पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो इसने बोला है cosec पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों आपको एक चीज पता होगा, एक सूत्र होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से अगर हम cot थीटा के लिए सॉल्व कर लें, cot स्क्वायर थीटा के लिए सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी की वैल्यू को उठा के ऊपर रखना है। तो इसको रखने से पहले एक काम करेंगे हम लोग, इसमें cot स्क्वायर थीटा कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3। अब यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना आप निकाल के रखे हो, इसको यहाँ पे रख देंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये वाला जो प्लस 1 है यही है और ये बाकी सूत्र है। इसके बाद क्या करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। cosec स्क्वायर थीटा का अंदर गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा cosec पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो यही हमसे पूछ रहा है, cosec पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 3 आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश का संबंध
हीरे से ठीक वैसा ही है जैसा कि कर्नाटक का संबंध है। ये क्वेश्चन नंबर, दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 18 है और इसने बोला है कि मध्य प्रदेश का संबंध जिस तरह से हीरे से है उसी तरह से कर्नाटक का संबंध किससे है? सोना से है। दोस्तों कर्नाटक में ही सोना निकाला जाता है बहुत ही भारी मात्रा में, तो इसका आंसर हो जाएगा सोना। ठीक, अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दिए गए आंकड़े मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियों के 2017 के शुरुआती 6 महीनों में शहर एक्स में हुए पंजीकरणों की संख्या हजारों में बताते हैं। इसने बोला है दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या, तो हमें निकालना है जनवरी से अप्रैल तक। ठीक है, पहला जो इसमें दिया हुआ है ना वो मोटरसाइकिल के लिए दिया हुआ है और इसके जस्ट बगल वाला वो पूरे गाड़ियों के लिए दिया हुआ है। तो अगर पूरी गाड़ी में से मोटरसाइकिल को निकाल लेंगे तो अन्य गाड़ियां आ जाएंगी। तो जनवरी में 27 सभी गाड़ियों का पंजीकरण है और माइनस में पहला वाला 21 सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल का पंजीकरण है। तो अन्य गाड़ियां जो मोटरसाइकिल के अलावा भी हैं टोटल में से निकाल देंगे तो मालूम चल जाएंगे कितनी है। दोस्तों ये 1000 में है, 27,000 और 21,000, तो मैंने 1,000 बाहर लिख दिया तो बचेगा 6,000। ठीक ना, तो अन्य गाड़ियां जो हैं 6,000 हैं क्योंकि इसमें जो है मोटरसाइकिल भी आ जाएंगे, टोटल नहीं है। अन्य गाड़ियों के ही बारे में ही पूछा हुआ है कि अन्य गाड़ियों का कितना पंजीकरण हुआ, तो अभी मैंने जनवरी का निकाल लिया 6,000। बोला है जनवरी और अप्रैल के बीच में कितना का अंतर है। अब निकालेंगे अप्रैल का। अप्रैल में जो है सभी गाड़ियां 35 और मोटरसाइकिल 20,000 हैं, तो ये 15,000 के करीब में हो जाएगा। यानी इसमें जो अन्य गाड़ियों का पंजीकरण कितना हुआ? 15,000 हुआ। जनवरी में 6,000 का और अप्रैल में 15,000 का अंतर कितना होगा निकाल लेंगे घटा करके, तो ये आ जाएगा 9,000। तो इसका 9,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है a + b + c = 0, तो aq + bq + cq का होल स्क्वायर कितना होगा। दोस्तों आप एक फार्मूला जानते होंगे, AQ + BQ + CQ - 3abc = होता है a + b + c a² + b² + c² -ab - bc - c। ये होता है फार्मूला हमारा। तो इस फार्मूले को आप याद रखना, इसी से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इन्होंने बोला है a + b + c 0 होगा, तो अगर यही 0 हो जाएगा तो 0 का इसमें गुणा होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब होगा AQ + BQ + CQ - 3abc 0 के बराबर होगा। हमने क्या किया, इस मान को फार्मूले में रख दिया। ठीक है, तो हमको ये मिल गया। यहाँ से AQ + BQ + CQ बराबर कितना मिल जाएगा 3abc। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ ये रहा है कि AQ + BQ + CQ का होल स्क्वायर कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि ये 3abc के बराबर है, स्क्वायर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर a² b² और c²। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। ठीक है।